इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का पार्ट फर्स्ट। So let's start. Cell. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. ठीक है ना, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये दोनों है। अब हम ये भी कह सकते हैं सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेल कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है क्योंकि ये हमारी बॉडी को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को शेप और साइज प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? It is known as functional unit of life because it performs all the activities of an organism. ये functional unit of life इसलिए होता है क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज को किसी भी ऑर्गेनिज्म के करता है। ठीक है ना, किसी भी एक्टिविटीज को, चाहे हमारा ये हार्ट मूव करना हो, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? सेल। अब कैसे हो रहा है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, जो सेल्स होते हैं वो जब ग्रुप होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल आपस में आके मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू। और वो जब टिश्यू आपस में आके फॉर्म होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन। एंड देन ऑर्गन जब फॉर्म होते हैं तो क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम। एंड इस तरह जो होते हैं तो एक ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो होती है तैयार। सो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी हम लोग हैंड मूव करें, ये सेल्स की वजह से मूव करें, या इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें। यहाँ से हमें पता चल गया होगा कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, साथ ही ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है। ठीक है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है। अब सेल स्टडी, जो सेल की स्टडी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। ठीक है ना, सो यहाँ से हमारा जो सेल का कॉन्सेप्ट है वो होता है क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। तो हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि कब और कैसे सेल की डिस्कवरी हुई। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो हुई थी सबसे पहले हुई थी 1665 में, जो की गई थी रॉबर्ट हुक के बाद। रॉबर्ट हुक जो थे वो थे एक इंग्लिश साइंटिस्ट। इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स को फर्स्ट टाइम उन पर स्टडी की थी, उन्हें देखा था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि जो सेल होते हैं वो उन्होंने जो देखा था वो थे डेड सेल्स। ठीक है ना, नॉट लिविंग, डेड सेल्स। ठीक है ना, in 1665, Robert Hooke, an English scientist, saw a cell for the first time in a thin slice of cork with his self-designed cured microscope. ओके, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल को पहली बार देखा था किसमें? एक थिन स्लाइस, कॉर्क की एक थिन स्लाइस में उन्होंने देखा था। पर किसकी वजह से देखा था? खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप से। किसके? सेल्फ मेडेड। ठीक है ना, खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से उन्होंने ये देखा। और उन्होंने इसे कैसे ऑब्जर्व किया? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, उन्होंने इसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिया था, जो कि उन्होंने इसके बारे में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया नामक एक बुक में इस सब सेल के बारे में पब्लिश किया है। बुक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया
ठीक है ना। उन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक बुक में सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब सेल जो है वो क्या है, एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मीन्स होता है लिटिल रूम। क्या मीन्स होता है, लिटिल रूम, या फिर कह सकते हैं वेरी स्मॉल रूम। उसके बाद 1674 में एक अलग साइंटिस्ट है, दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था एंटनी वेन ल्यूवेनहुक। उनका शॉर्ट फॉर्म था ए वेन ल्यूवेनहुक। उन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ा था, यानी उसने ऑब्जर्व किया था, उनके बारे में बताया था। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि नॉट रॉबर्ट हुक, एंटनी वेन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को देखा था। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था, पर कैसे सेल्स को, डेड सेल्स को। सो क्रेडिट इज गोल टू एंटनी वेन ल्यूवेनहुक। ठीक है ना। उन्होंने ये लिविंग सेल्स को कहाँ ऑब्जर्व किया था, पॉन्ड वाटर में। ठीक है ना। और उन्होंने इसे खुद के बनाए, इन्होंने भी खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था उससे ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड था। सो इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिविंग सेल्स पे डिस्कवरी की। ठीक है ना। जैसे मतलब आरबीसी हो गया अपना, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, बाकी सारे बैक्टीरिया। और एवेन ल्यूवेनहुक ये एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी कब की थी, 1674 में। ओके। सो नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कब की थी, 1831 में। फिर उसके बाद 1839 में एक अलग साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जे पर्नेजी। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, जो कि बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सो यहाँ से हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल खत्म होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे सेल थ्योरी की तरफ। सो नेक्स्ट है अपना सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी थी वो फॉर्मुलेटेड हुई थी जो दो जर्मन बायोलॉजिस्ट के द्वारा, जो थे एमजे सेडलिन एंड टी स्वान। एमजे सेडलिन जो थे वो एक बोटनिस्ट थे, और जबकि टी स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है ना। एमजे सेडलिन ने, जो कि एक बोटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में, कब, 1838 पे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और ये बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, दुनिया के सभी प्लांट्स जो होते हैं वो मेड ऑफ सेल होते हैं, मतलब सेल से बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद टी स्वान ने, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1839 में ये बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब बने होते हैं सेल से। ठीक है ना। सेडलिन ने बताया था कि सभी प्लांट्स जो होते हैं वो बने होते हैं सेल से, और क्या कहते हैं, टी स्वान ने बताया कि सभी एनिमल्स जो होते हैं वो बने होते हैं सेल से। ठीक है ना। अब जब दोनों ने ये अलग अलग थ्योरी बताई, तो उसके बाद 1839 में, कब, 1839 में दोनों एक साथ आए और उन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं, पहली चीज़ वो लिविंग होते हैं। ठीक है ना। और सारे ऑर्गेनिजम्स, या वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये कोई भी, ठीक है ना, वह सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरी थ्योरी ये दी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा का मतलब है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है ना, मल्टीसेलुलर। उसके बाद कुछ सालों के बाद 1855 में एक अलग साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चियो।
वो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सेल थ्योरी को और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है ना। अब ये उन्होंने मॉडिफाई सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके बताया कि जितने भी पुराने सेल्स होते हैं या जो सेल्स होते हैं वो सभी अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो सब पुराने ही सेल्स से बनते हैं। ठीक है ना। ये किसने बताया था? रॉबर्ट बर्चियो ने। कब बताया था? 1855 में। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1858 में उन्होंने बताया था। ठीक है ना। यहाँ पे इंटरनेट पे ये भी मिलता है कि उन्होंने 1855 में भी कुछ लोग कहते हैं बनाया था और कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुक्स पे लिखा होता है कि 1858 में। ठीक है ना। सो यहाँ पे टोटल 3 थ्योरी हो गई जो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से थी। कौन कौन सी? ऑल सेल्स आर अलाइव एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ one or more than one organisms, and the third is new cells are arisen from pre-existing cells. This is the new theory given by Baccio in 1858. So next is exceptions of cell theory. अभी हमें ये सबको पता है कि कोई भी चीज़ हो उस पर एक्सेप्शंस जरूर होते हैं। ठीक है ना। इवन प्लांट्स और एनिमल्स में भी एक्सेप्शंस होते हैं। एल्गी तक में एक्सेप्शंस है, सभी एल्गी एक जैसे नहीं होते। सो यहाँ पे सेल थ्योरी के लिए भी एक्सेप्शंस है। जो सेल थ्योरी है वो किस पे फॉर्मुलेट नहीं होती, मतलब किस पे लागू नहीं होती? वायरसेस पे, बैक्टीरिया में, काइनोसाइटिक ऑर्गेनिजम्स में। इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस के बाद आता है हमारा ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये जानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार के होते हैं। जनरली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड जो दूसरा है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक ना। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करें अगर, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी 2 कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। पहला क्या है? प्रोकैरियोट्स, दूसरा क्या है? यूकैरियोट्स। ठीक है ना। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स जो एक ये वर्ड है प्रोकैरियोट्स, जो वर्ड है प्रोकैरियोट्स, ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है ना। कौन कौन से वर्ड से बना हुआ है? प्रो एंड कैरियोट। ठीक है। यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अब हमें यहाँ पे नाम से ही समझ पे आ रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उनमें जो होता है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि जब ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है तो वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे। सो अब प्रोकैरियोट्स के बाद आते हैं यूकैरियोट्स। अब ये यूकैरियोटिक एनिमल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स की तरह यूकैरियोट्स एनिमल्स भी जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये जो वर्ड है ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है, यू और कैरियोट। यहाँ पे यू का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है ना। यहाँ पे यू का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। सो अगर यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। सो हमें यहाँ से एक डिफरेंस मिलता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में कि प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। साथ ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में हमें ये डिफरेंस मिल गया है।
अब हम आ रही है जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं, अब यूकैरियोट्स के बाद आता है अपना प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी, ये बेस ऑन स्ट्रक्चर के बाद हमारा आता है बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे होते हैं दो प्रकार के सेल, दैट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यहाँ पे यू मल्टीसेलुलर लिखा हुआ था, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमें दोनों के नाम से ही पता चल रहा है। यूनि मतलब सिंगल, ठीक है ना, और मल्टी मतलब मैनी। सेलुलर का मतलब होता है यहाँ पे सेल, सो मल्टी एंड सिंगल सेल। सो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैनी सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सभी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती हैं वो परफॉर्म होती हैं सिंगल सेल के थ्रू। ऑन अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, बट इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मैनी, ठीक है ना, मैनी सेल्स परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है ना। जैसे सभी सेल्स का यहाँ पे स्पेशलाइज होता है। अगर सभी सेल्स जैसे हमारी लाइफ स्पैन के लिए होता है, तो अगर हमें आँख ब्लिंक करनी है, यहाँ पे जो हमारी सेल्स होंगी आँख ब्लिंक करने के अंदर, उसके लिए अलग सेल्स होंगे, या फिर क्या कहते हैं जो हमारे आरबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स, इन सब के लिए अलग सेल्स होते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स परफॉर्म हो, जैसे डाइजेशन के लिए अलग, क्या कहते हैं एक्सक्रीशन के लिए अलग, ठीक है ना। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी चीज़ें केवल एक सेल करता है, ठीक है ना। अब इनमें हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये केवल सिंगल सेल से बना होता है या फिर वन सेल से बना होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनी सेल से बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेल की वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, जबकि इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। उसके बाद इसमें नो डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे नो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यहाँ पे मतलब है कि जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे जो सेल्स होते हैं वो एक से डिवाइड होके दो में बनते हैं, फिर दो से चार में बनते हैं, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होने पाना। लेकिन ये चीज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जो रिप्रोडक्शन होता है वो ये एक सिंगल सेल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। वो डिवाइड होता है, उसका न्यूक्लियस जो रहता है, बीच में न्यूक्लियस नहीं है मान लीजिए, ये यहाँ से डिवाइड होता है टू में, और यही एक एमीबा दो एमीबा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनके लिए कुछ अलग प्रकार के जर्म सेल्स होते हैं, मतलब जैसे पेयर में होते हैं कुछ। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्पर्म एंड एग का, ठीक है ना। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तभी यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे किसी भी जर्म सेल की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पैन की।
तो जो लाइफ स्पैन होती है वो यूनिसेलुलर में शॉर्ट होती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वही लॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो खत्म होती जाती है और नए सेल्स बनते जाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इससे 2 बना, फिर इससे 4 बने, इस तरह के यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, जबकि यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस भी खत्म होता है। अब हम लोग कुछ कॉमन चीज़ों की बात करेंगे, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? पीपी येलो सेल, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल जो है वो है एक ऑस्ट्रिच एग, और लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो सेल होते हैं, हम जिनके बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं, उनके अलग अलग टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो वो सेल जो है वो बने किससे होते हैं, या फिर सारे ऑर्गेनिजम्स उनके सेल्स में क्या कॉमन होता है? तो यहाँ पे ओनली 3 थिंग्स जो है वो कॉमन होती है सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ पाई जाएंगी, जरूर पाई जाएंगी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो उसके अंदर भी ये जरूर पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो कौन कौन सी हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दीज 3 आर द मेन कंटेंट्स ऑफ द सेल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि जो सेल है उन तीनों में क्या कॉमन होता है, या फिर जो सारे सेल हो किस चीज़ से बने होते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ मेन है, कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इन सब के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? The outermost extremely elastic membrane covering of the cell that is extremely selectively permeable membrane and separate the cell from the external environment। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर में जो कवरिंग होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिवली परमेबल चुन चुन के चीज़ों को अंदर या बाहर भेजने का काम करती है, वही मेम्ब्रेन जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और साइटोप्लाज्म से डिवाइड करती है, ठीक है। तो उसी सेल को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का व्यू देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं होगा, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा हाई लेवल का है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ये उसका एक ओवरव्यू है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये पूरा, ठीक है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन हो गया, ये सब नहीं है अभी आपको, सिर्फ इतना देख लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लेयर होती है वो इस टाइप होती है। ये सिर्फ उसका एक छोटा सा पीस है, बाकी आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स के बारे में। तो पहला जो फीचर है वो उसमें ये है कि ये सेलेक्टिवली परमीबल है, ठीक है ना। दूसरा फीचर ये है कि ये लिविंग फ्लेक्सिबल है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। लेकिन सेल के बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपना, ये एक लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। साथ पे ये बना हुआ होता है बाइलेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। बाइलेयर का मतलब है यहाँ इसकी 2 लेयर होगी, एक अपर चैम्बर और दूसरा लोअर चैम्बर, ठीक है ना। तो किसके वजह से बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना। और ये इसकी जो थिकनेस होती है वो कितने की होती है? 6 to 8 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं इसका। ये देखिए, जैसे ये अल्फा, ये जो चैम्बर है ये अपर चैम्बर है और ये इसका लोअर चैम्बर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमीबल, मतलब वो हर एक चीज़ को सेलेक्ट कर करके सेल के अंदर या बाहर करता है। तो वो अंदर या बाहर किसकी वजह से करता है? टू प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन वो है कि जब किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन, मतलब उसी के हायर कंसंट्रेशन से उसी के लोअर कंसंट्रेशन में हुआ, तब वो प्रोसेस होगी डिफ्यूजन, और ये बहुत ही सरल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, डिफिनेशन सेम लग रही है लेकिन डिफिनेशन सेम नहीं है। यहाँ पे इट्स का बहुत मैथ है, इस लगाने से यहाँ पे डिफिनेशन पूरी बदल जाती है, बायोलॉजी है, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर किसी भी पार्टिकल्स का मूवमेंट जो उसी के एरिया से, मतलब उसी के हायर कंसंट्रेशन से उसी के लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना, पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब कोई उस पर एनर्जी लग रही हो या कोई मेम्ब्रेन की सहायता से वो जा रहा है, तब उसे हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, ठीक है ना, जिसे हम लोग कह सकते हैं, मतलब न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, ठीक है। डीएनए कंटेन करता है, जो साथ पे डबल मेम्ब्रेन होता है। अब मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बताया था कि डबल मेम्ब्रेन कैसे कंटेन करेंगे? जब ट्रू न्यूक्लियस होंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये सबसे ईजीएस्ट और क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। वो था न्यूक्लियस के फीचर्स। अब न्यूक्लियस एग्जैक्टली में होता क्या है? सो न्यूक्लियस इज अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स hereditary information for controlling cell activities as well as for the transfer to the next generation. अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है जो कि हेरिडिटी यानी हमारी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और एक तरीके से ये पूरा राजा होता है सभी सेल का, मतलब एक राजा टाइप का होता है जो कि सेल की सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है या फिर उन्हें ऑर्डर देता है कि किस तरह करना है, या फिर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन यानी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में भेजने का काम न्यूक्लियस ही करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, क्रोमोसोम्स और बहुत सारी चीज़ें। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो है एक प्रोटोप्लाज्मिक मास जो कि सेल के इनर साइड में होता है, जिसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जो फ्लूइड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का वो क्या कहलाता है? सिस्टोल। क्या कहलाता है? सिस्टोल। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये सेल है और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फ्लूइड शेप जो जिसके अंदर सभी सेल्स हैं, तो यही है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये इधर पूरा ये साइटोप्लाज्म है, उसी के अंदर ये अपना इधर न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है। अब ये काम क्या करता है? रिमूव वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना, हेल्प इन सेल्फ रेस्पिरेशन, कन्वर्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी, मतलब ये ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में फॉर्म करता है। जो सेल्स का वेस्ट है, एक्सेस वेस्ट है, उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ पे ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अब सेल लिविंग है तो रेस्पिरेशन तो ज़रूर करेगा, तो उस पर भी हेल्प करता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो सभी सेल से बने हुए थे। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एक छोटा सा रूम या अ लिटिल रूम। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक saw a little room in the cork, ठीक है ना।
resemble the structure of honeycomb. The use of word cell to describe these units is used to till this day in biology as cell biology. जो रॉबर्ट टुक थे साइंटिस्ट, उन्होंने सेल को देखा था लिटिल रूम के फॉर्म में, ठीक है ना, किसमें कॉर्क में, जो कि एक बार ट्री का मतलब बाहर को तो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें, ठीक है ना, किसके उसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में उन्होंने इसे सेलुलर, बाद में इसे सेल नाम दे दिया गया था और इसको डिस्क्राइब किया है उन्होंने अपनी बुक मार्फियोलॉजी में, ठीक है ना, जिसे माइक्रोग्राफिया है, ठीक है ना। और सेल की स्टडी जो होती है, जिसके बाद जो सेल्स के बारे में हम आजकल पढ़ते हैं, वो किसके अंदर होती है, सेल बायोलॉजी के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक आई पीस ऑब्जेक्टिव होता है, लेंस होता है, ठीक है ना, जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड और लाइट, ठीक है ना, मतलब कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल को डिस्क्राइब किया था। अगले साइंटिस्ट थे हमारे ल्यूएनहोफ, जिन्होंने लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम देखा था पॉन्ड वाटर में, ठीक है ना, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल के अंदर। सेल थ्योरी जो है तो वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कंपोज की गई थी, ठीक है ना, और ये कंपोज की गई किसके द्वारा गई थी, सिडलिन और स्वान के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बर्चियो ने इसे मॉडिफाइड किया था और बताया था कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से पैदा होते हैं। उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो साइज में, शेप में, सब में डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। कुछ सेल्स के एग्जांपल हैं स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म और बहुत सारे, और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है A single cell may constitute of a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria, ठीक है ना। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर केवल एक सेल ही होता है और सारी एक और एक सिंगल सेल ही सभी ऑर्गेनिजम्स का, इन सभी ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें परफॉर्म करता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि वो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी सेल्स डिवाइड होते हैं और बहुत सारे सेल्स होती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हम लोग का यहाँ पे ह्यूमन बींग्स। द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो सभी सेल्स में, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट सेल में या यूकैरियोट सेल में, सभी सेल्स में जो कॉमन थिंग्स देखी जाती है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है। ये सेलेक्टिव परमेबल है क्योंकि ये सब मटेरियल्स को सेल से प्रिवेंट करता है और चुन चुन के हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर मटेरियल्स को जाने का अलाउ करता है, ठीक है। ये जो है तो किसकी वजह से करता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की वजह से। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एग्जांपल है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जैसे ये है तो यहाँ से जा रहा है, आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ अ पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सेलेक्ट्रल परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑस्मोसिस क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर है, ठीक है। ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। देखिए यहाँ पे बीच में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों के बीच में एक लेयर बनी हुई है, इनको थोड़ी एनर्जी लग रही है, सो ये हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है ना। द सेल गेन्स वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल एंड द सेल मेंटेन द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब इसके दोनों डायरेक्शन में एक्सचेंज होता है बराबर करने के लिए। इसी तरह अगर osmosis of water is called exosmosis
और यहाँ पे 2 प्रकार के ऑस्मोसिस भी होते हैं, इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, द सेल engulfs food is called endocytosis and injects solids is called exocytosis. Amoeba require food through endocytosis and excretion of solid is called exocytosis. The cell wall is rigid outer covering composed of cellulose. सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो ये एक बहुत डार्क कलर्ड स्पेरिकल ओवल शेप में होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सभी एक्टिविटीज़ को ये परफॉर्म करता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्रोमेटिन होता है, डीएनए होता है जिसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोट्स 2 वर्ड्स से आए हैं, कौन कौन से? प्रो और कैरियोट। प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिव, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियर, ठीक है ना। इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। और यूकैरियोट जो होते हैं वो उनका मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंस की बात करें यहाँ पे तो प्रोकैरियोट जनरली 1 to 10 यूएम के होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स की जनरल रेंज है वो 5 to 500 यूएम के बीच में होती है। न्यूक्लियर जो होता है वो इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना, और किसी भी मेम्ब्रेन वॉल्स के उसे डिफाइन सराउंडेड नहीं होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के उससे सराउंडेड होता है। इनमें क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स सिंगल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स एक से ज़्यादा होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं जबकि इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि यूकैरियोट्स के हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ओके, सेल ऑर्गेनल्स और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करिए और बताइए कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं कि नहीं। थैंक यू सो मच।